अकबर का समय, ठीक, और शाहजहां का समय, शाहजहां का, शाहजहां, अभी पढ़े कहाँ हो, अभी पढ़े कहाँ हो, देख रहे हो, ये आईक्यू लेवल जांच रहा था मैं आप लोग का कि किस लेवल पे है। आप लोग का टॉप पे है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जितना था ना उससे 2 गुना है, क्योंकि आप वो तो जो पढ़ा है वो जानता है, लेकिन आप वो भी जानते हो जो आपने नहीं पढ़ा। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में याद रखना, इसका जो समय था वो पूर्णतः समर्पित था आर्किटेक्चर को, स्थापत्य को। ठीक, इसने अपने लाइफ में कोई काम नहीं किया, शादी किया, बहुत सारे बच्चे थे इसके, और दूसरा काम किया भवन निर्माण। ये 2 इसका मेन काम था। ठीक चलिए, खुर्रम ने 1527 में ही अपने पिता जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दिया था, है ना, और बगावत के बाद उसको गद्दी मिली। उसी समय उसके पिता की लाहौर में मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद उसको गद्दी मिल गई। गद्दी कब मिली? 1527 में। ठीक है, इसने कुछ खास काम तो किया नहीं। बेसिकली जो ये शाहजहां की उपाधि कौन दिया था इसको? ठीक, याद रखिएगा, दक्षिण भारत के राजा मलिक अंबर, मलिक अंबर, मलिक अंबर, इसको ये हराया था, मलिक अंबर को। और मलिक अंबर को हराने के बाद इसने शाहजहां की उपाधि ली थी, इसके पिता ने ही दिया था। मलिक अंबर कौन था? भारत में ना गोरिल्ला जो वॉर पॉलिसी है ना, एक मेथड है लड़ाई लड़ने की, गोरिल्ला पद्धति बोलते हैं, छापा मार, उसका जनक है मलिक अंबर। आपने सुना, आपने पहले पढ़ा था ना, अहमदनगर चांद बीबी, चांद बीबी का ये सेनापति था, ठीक, जिसको हराया था इसने, ये फाउंडर था। एक लड़ाई करने की एक नीति है जहां पे आप किसी व्यक्ति को थोड़ा देर मारोगे, उसके बाद भग जाओगे, फिर मारोगे, फिर भग जाओगे। मतलब कभी भी आप लड़ाई ना ऐसे आमने सामने नहीं करोगे, सामने रणभूमि में। और जहां पे ऐसा जगह होता है जहां पे पेड़, सॉरी, पर्वत होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, ठीक, ऐसे क्षेत्र में आप इस नीति को फॉलो कर सकते हो, कहीं पे नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे राणा प्रताप ने हल्दी घाटी में इस चीज का यूज किया था बहुत बेहतरीन तरीके से, इसलिए अकबर आगे ही नहीं बढ़ पाया, सेना डरती थी आगे जाने से। क्यों? दोनों तरफ पहाड़ है ना, ये ऐसा पहाड़, ये ऐसा पहाड़, ठीक, और यहां से क्या है, घाटी गई है, एक रास्ता गया है। ठीक है, अब आपकी सेना क्या करेगी? आगे जाएगी, और यहां पे कौन बैठा है? ये ऊपर इसके लड़ाके सामने नहीं रहेंगे, जैसे आप घुसोगे ना ऊपर से बड़ा बड़ा पत्थर ठेल देंगे। ठीक, तो आपको समझ नहीं आएगा जाए कि नहीं जाए, आगे जाएंगे तो भी मरेंगे, और नहीं जाएंगे तो युद्ध ही नहीं होगा। तो ये जबरदस्त तकनीक है, छत्रपति शिवाजी ने भी इसका यूज किया। ठीक है, वो 2 जो फेमस व्यक्तित्व है ना, राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी, ये दोनों इस पद्धति में बहुत माहिर थे। हालांकि महाराणा प्रताप सामने से युद्ध भी करते थे, शिवाजी का भी युद्ध किए ही नहीं। इसके जस्ट बाद औरंगजेब पढ़ेंगे, औरंगजेब के जस्ट बाद अपन शिवाजी पढ़ेंगे। ठीक, शिवाजी ने कभी भी युद्ध नहीं किया, वो सामने से रह करके कभी भी कोई लड़ाई नहीं लड़े। उनका युद्ध करने का नीति ऐसा था, दूसरे को फंसा लो। ठीक, चलिए, तो मलिक अंबर को हरा के इन्होंने शाहजहां की उपाधि लिया था, है ना। अरे गोरिल्ला वॉर, गोरिल्ला, गोरिल्ला नहीं जानते? हाँ हाँ, किंग कॉन्ग देखे हो ना, वो गोरिल्ला है। ठीक है, शाहजहां का अपने प्रशासन में कोई ध्यान था नहीं। ठीक,
अकबर के समय जितना बड़ा साम्राज्य उसने गेन किया था लड़ाई लड़ लड़ के, वो इसको गंवा दिया। और उनमें सबसे प्रमुख था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में मेन दो जगह जिसने अकबर ने इसको जीता था, काबुल और कंधार। बता सकते हो कब जीता था कंधार? 1581 में। काबुल, कंधार और कश्मीर, याद है ना? काबुल, कंधार और कश्मीर। और देखो यहां पे विद्रोह जहांगीर के समय भी हुआ था, लेकिन जहांगीर उस विद्रोह को दबा पाने में सफल हो गया क्योंकि वो योग्य व्यक्ति था, उसने बहुत कुछ काम किया था, ठीक। लेकिन इसके समय जब विद्रोह हुआ शाहजहां के समय, तो वो इसको दबाने में सफल नहीं हो पाया और फाइनली ये दोनों क्षेत्र आजाद हो गए। तो क्वेश्चन आपसे आएगा कि अफगानिस्तान किस मुगल शासक के समय टूट गया भारत से? खुर्रम, शाहजहां याद रखना। खुर्रम तो उसका मुख्य नाम था, उसके पिता ने रखा था, ठीक। खुर्रम। इसकी वाइफ का नाम मुमताज। मुमताज को इसने एक उपाधि, अच्छा मुमताज का मेन नाम क्या था? अर्जुमन बानो बेगम, ठीक। मुमताज को इसने मलिकाए उज्जमानी कहा। मलिकाए, या ऐसा लिख लो मलिका ए उज्जमानी, उज्जमानी, मलिका ए उज्जमानी। इसने मुमताज को मलिका ए उज्जमानी कहा, मलिका ए उज्जमानी। मलिका ए उज्जमानी। शाहजहां और मुमताज के 14 बच्चे थे, 14, 14, 14 बच्चे थे। और खास बात यह है कि ये 14 बच्चे 14 साल में हुए थे, लगातार 14 साल में। इन 14 में से 7 की हो जाती है मृत्यु और 7 जीवित बचते हैं। उन 7 में से 4 होते हैं लड़के और 3 होती लड़कियां। लड़कों का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके बीच में युद्ध होता है, तो उससे क्वेश्चन आता है, ठीक। कौन कौन थे? सबसे पहला, सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह, दारा शिकोह। दूसरा औरंगजेब। तीसरा मुराद। और चौथा शाह सुजा, शाह सुजा। ये 4 उनके बेटे थे, ठीक। दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद, शाह सुजा, इनके 4 लड़के। जहां आरा, रोशन आरा और गौहन आरा, ये इनकी 3 पुत्रियां। जहां आरा, रोशन आरा और गौहन आरा, इनकी 3 पुत्रियां। जहां दोनों का कोई मतलब तो नहीं है, जहां आरा और गौहन आरा का। रोशन आरा का नाम पूछा है एक बार। मुगल काल की एकमात्र ऐसी महिला जिसने कभी विवाह नहीं किया, जहां आरा, सॉरी रोशन आरा, कभी विवाह नहीं किया, ठीक। साइड हटो। ये इनके बेटों का नाम इंपॉर्टेंट है, बेटियों का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इनके बीच में लड़ाई होगा, ठीक। चलिए 1531, 1531, 1531। हालांकि शाहजहां हो गया ना बीट 1600, ठीक, 1631।
शाहजहां जो था उसकी बहुत सारी पत्नियां थी, करीब करीब 12 या 13। ठीक, उनमें से एक कौन थी? अरे मुमताज थी, एक ही याद रखो, मुमताज। ठीक है, उनकी जो सबसे फेवरेट थी वो मुमताज थी। देखो, जो भी राजा महाराजा होते हैं इस समय के, उनके बीच में जो वैवाहिक संबंध स्थापित होता है ना, 5-5 6-6 पत्नियां, 8-8 10-10 पत्नियां, इसका मतलब ये नहीं होता कि सबसे वो हाँ शादी करने को उतावला रहता है कि हाँ सबसे शादी करना हो। एक ये अपना पॉलिटिकल एक वो है, प्रोपोगेंडा होता है कि आप किसी राजा के साथ गए, उनसे कुछ बातचीत किया, उसके साथ संधि किया, ठीक, और संधि को मजबूत करने के लिए आप क्या करोगे, उनके साथ संबंध स्थापित करना चाहोगे, और उनकी बेटी या फिर अपने यहाँ के किसी लड़के को किसी शादी करा दिया, अपना या किसी और का शादी उससे करवा दिया, उस खानदान के लड़के से। तो ऐसे में क्या है, आप दोनों साम्राज्यों के बीच में क्या हो जाता है, एक संबंध स्थापित हो जाता है, एक रिलेशन बन जाता है, और फिर वो ज्यादा मजबूत होता है। तो इसीलिए आप पुराने समय में देखोगे इतनी इतनी शादियां होती थी राजाओं की, सबकी शादी नहीं होती थी, आम आदमी थोड़ी करता था 5-5 10-10 शादी। आप अपने घर में देखो, सब थोड़ी किए हैं आपके पूर्वज लोग, एक आध मिलेंगे, हालांकि 2-2 शादी हर घर में कोई ना कोई मिल जाता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि सबके सब। लेकिन जितने भी राजा हुए, अशोक, उसके भी हुए 7-8 पत्नियां थी उसकी। क्यों होते हैं? यही कारण, डिप्लोमेसी, है कि नहीं? अब अभी तो ऐसा नहीं हो सकता, अब कानून है, आप नहीं रख सकते। ठीक, तो 1631 में ये दक्षिण भारत जा रहा था एक विजय अभियान के लिए, और उस विजय अभियान से वापस लौट रहा था जीत करके। ठीक, इसकी वाइफ मुमताज थी प्रेग्नेंट, और उसने जिद किया था कि मुझे भी आपके साथ क्या देखना है, युद्ध देखना है। ठीक, तो वो अपने साथ लेकर के चला गया था, और देख करके मतलब युद्ध होकर के वो वापस आ रहे थे, और पहुंचे कहां पे थे? बुरहानपुर। बुरहानपुर ये महाराष्ट्र में है, बुरहानपुर। ठीक, बुरहानपुर ताप्ती नदी के तट पर। तो मुमताज को इस समय 14 नंबर का बच्चा होने वाला था, और इसी दरमियान उनकी क्या हो गई, मतलब बच्चे को जन्म देने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, मतलब 14वें बच्चे को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1631 में। और मुमताज ने अपने पति से एक वादा लिया था कि जब मैं मर जाऊं तब मेरी कब्र ऐसा बनाना कि पूरी दुनिया उसको देखते रह जाए। देखने जाते हो कि नहीं जाते? अरे आगरा का ताजमहल है, वही कब्र ही है वो। तो उसने क्या किया, 1631 में उसकी मृत्यु के बाद उसको यहीं दफना दिया। कहां पे? बुरहानपुर, ताप्ती नदी के तट पर। ठीक, अब उसने कहा कि ये ताजमहल बनाना है, तो ताजमहल बनाने के लिए उसको टाइम चाहिए ना, कि तुरंत बन जाएगा मरते ही? क्या पहले ही बनवाना स्टार्ट कर देता कि तेरे को यहीं गाड़ूंगा? ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। तो उसका मरने का वेट किया बेचारा, और जब मर गई तब उसने शुरुआत किया ताजमहल का निर्माण। ठीक, स्टार्ट हुआ था 31-32 के आसपास, और खत्म हुआ था इसका बनना 1652 में, 1652 में। ठीक, सबसे पहले तो उसको जमीन देखनी थी कहां पे इसको बनाना है। तो इसने आगरा में यमुना नदी के तट पर एक जगह चुना, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो जगह जो था उसका नहीं था, औरंगजेब शाहजहां का वो जगह नहीं था। वो किसका था? तो एक कोई राजा वाजा है, अभी भी वहां दावा करते हो कि वो हमारी जमीन थी, हड़प लिया शाहजहां का। अभी अभी केस आया था। ठीक है, वो खरीदा गया था जमीन उसको कुछ दे करके, और फिर उस जमीन पर उसने क्या बनवाया था? ताजमहल। ठीक, सफेद संगमरमर से बना था। भारत में सफेद संगमरमर से बनी पहली इमारत एतमादुद्दौला का मकबरा। ठीक, अच्छा, कल के जो टेस्ट था सैटरडे वाला, सुबह एक स्टूडेंट है, नाम मुझे उसका याद नहीं आ रहा, 30 क्वेश्चन में उसका 27 सही था। 27 हालांकि उसने 30 का 30 अटेम्प्ट किया था, उनमें 3 उनका गलत था। ये कंपटीशन है आपका, ये आपका सीट खा रहे हैं, देख लो, ये क्लास में दिख जाता है।
एक क्लास में ही आपको जो अगल बगल आप जिसका हेल्प करते रहते हो ना, अरे सर ये पढ़ाए थे, वो आपका कॉम्पिटिटर होता है, ठीक है। और यही लोग फिर आपका सीट खाएंगे। तो अपनी सीट बचाओ। आपके पास पीएससी में जितना पोस्ट निकलता है उतनी सीट है आपके पास, ये मान के चलो, उनमें से एक आपकी है। आप किसी को अपनी सीट छीनने दे रहे हो, वो निकला आपके लिए है पोस्ट, लेकिन आप उस सीट को किसी और को छीनने दे रहे हो। जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, 100 क्वेश्चन उसमें रहते हैं, उस 100 क्वेश्चन में से पूरे 200 नंबर वो आपके हैं, वो देता है आपको, ये आपके 200 नंबर है, ले लो। जब सीट आपको दी जाती है ना, क्वेश्चन पेपर, वो आपको ये बोल के दी जाती है कि ये आपकी सीट है, रख लो, इसमें 200 नंबर है, आप ले लो। और आप अपने नंबर काटते जाते हो, खुद से ले ही नहीं पाते। तो भगवान आपको दे रहा है और आप ले नहीं रहे, किसकी गलती है? आपकी गलती है ना। आपको दिया जा रहा है भाई, उसमें 100 प्रश्न है, 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही है, क्वेश्चन भी वही है, आंसर भी वही है, और क्या दे दे आपको? आंसर भी तो दे दिया। अब 4 में से एक ढूंढ नहीं पाओगे तो आपकी गलती है ना। देख लो, आप अपने नंबर खुद आप कटवा लेते हो। तो जितने क्वेश्चन आप गलत करते हो, जितने क्वेश्चन छोड़ते हो, इसका मतलब यह है कि आप दूसरे को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हो। तो इतना बड़ा दिल है आपका कि आप दूसरे को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हो? पहले खुद तो बन जाओ। जब आयोग में पहुंच जाओगे ना, तब दूसरों को मौका देना, ठीक? पहले पहुंच जाओ वहां पे। चलिए, हाँ, तो संगमरमर से बना इमारत है भारत में सबसे बड़ा वो, और इस इमारत के लिए संगमरमर पत्थर मरकान नामक स्थान से मंगाया गया था। और ये मरकान कहां पे है? अभी राजस्थान में मरकान। संगमरमर कहां से मंगाया गया था? राजस्थान के मरकान से। बहुत बड़ी खदान है वहां, अभी भी है, अभी भी वहां से निकाला जाता है मरकान। अब इसके डिजाइनर कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी। ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी ये ताजमहल का डिजाइन करने वाले, मतलब क्या बोलते हैं उसको, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्ट थे उसको। मरकान से उसको मिला था संगमरमर पत्थर, ठीक, राजस्थान, ठीक। अब्दुल हमीद लाहौरी। आपने एक नाम सुना है, बदखशा? मैंने आपको पहले बताया था, याद करो। एक स्थान है, जगह है, बदखशा। बदखशा ये आपको मैंने बताया था तब जब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे, उस टाइम पे बताया था। इंडस वैली में जहां पे एक पत्थर मिलता था, लाजवर्द, वो लाजवर्द कीमती पत्थर जो इंडस वैली वाले लोग थे ना, वो इंपोर्ट कराते थे, कहां से? इसी जगह से, बदखशा से। ये अफगानिस्तान और ईरान के बीच का इलाका है, वहीं पे पड़ता है बदखशा, ठीक। तो बदखशा के रहने वाले थे कौन? अब्दुल हमीद लाहौरी, बदखशा, ईरान के, ठीक। अब इसका कोई ठेकेदार भी होगा भाई, डिजाइनर अलग होता है और ठेकेदार अलग होता है। आर्किटेक्ट अलग होगा जो आपका डिजाइन कराएगा, फिर आप नक्शा लेकर कहाँ जाओगे? नगर निगम, उसके बाद वहां से पास करवाओगे, उसके बाद फिर किसी ठेकेदार को वो नक्शा दोगे और उस नक्शे के आधार पर वो क्या करेगा? तो इंजीनियर बोल सकते हो आप उसको, या ठेकेदार। उसका नाम था ईसा खान, ईसा खान। ताजमहल का ठेकेदार या इंजीनियर बोल सकते हो, ईसा खान। डिजाइन तैयार करने वाला अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक, अब्दुल हमीद लाहौरी। चलिए, बनकर तैयार कब हुआ? 1652 में। और 1652 में ही मुमताज की जो बॉडी थी, जो कब्र थी, उसको उठा करके वापस शिफ्ट किया गया ताजमहल में, ठीक।
और ताजमहल में ही बाद में शाहजहां की भी बॉडी को रखा जाता है। आप जाओगे ना वहां पे तो दो है, एक ऊपर एक नीचे है शायद, ऐसा कुछ। मैं बहुत लंबे टाइम हो गया गए, ध्यान नहीं आ रहा। दो कब्र है वहां पे, एक नीचे में है और शायद एक ऊपर, ऐसा कुछ है कि। अच्छा, मैं क्योंकि 8-9 साल पहले गया था तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्यों कहाँ पे। वहीं पे है दोनों की कब्र, ठीक है। चलिए, कुछ कुछ और स्ट्रक्चर इसने बनाए भारत में। जैसे आपने बड़े बड़े नाम सुने होंगे, दिल्ली का लाल किला, ठीक है, और जामा मस्जिद वगैरह वगैरह। ठीक, देख लेते हैं, सारा चीज लिख लेना, ही ऐड कर लेना। शाहजहां के द्वारा बनाए गए कुछ स्थापत्य कार्य। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद ये दिल्ली में है। जामा मस्जिद दिल्ली में, जामा मस्जिद। ड्रीम प्रोजेक्ट था शाहजहां का। दो उसके ड्रीम प्रोजेक्ट रहे हैं, तीन रहे हैं, तीसरा पूरा नहीं कर पाया, दो तो थे। एक जामा मस्जिद और दूसरा ताजमहल। ताजमहल तो उसने कंप्लीट किया, जामा मस्जिद भी कंप्लीट किया। तीसरा था काले कलर का ताजमहल, मतलब एक और महल उसको बनवाना था, वो पूरा नहीं कर पाया। वो उसको काले संगमरमर से बनाना चाहता था पूरी तरीके से, लेकिन उसके पहले ही वो निपट गया। तो जामा मस्जिद दिल्ली में है। ठीक, इसके अलावा दीवाने आम, दीवाने आम और दीवाने खास, ये दोनों ही दिल्ली में। दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने आम में वो आम लोगों के साथ इंटरेक्ट करता था। ठीक, जब वो सभा लगाता था तो लोग वहां पे पहुंचते थे अपनी समस्याओं को लेकर के, और वहां पे उनकी समस्याओं को वो सुना करता था, दीवाने आम। और जब कोई बाहर से आया डेडिकेशन उसके लिए, कोई दूसरे साम्राज्य का कोई राजा उसके मिलने आया, तो उनसे वो मिलता था कहाँ पे, दीवाने खास में। तो खास लोगों के साथ वो दीवाने खास में, और आम लोगों के साथ। और बाद में इस दोनों जो महल थे छोटे छोटे, उसको एक किले से घिरवा दिया। उस किले का नाम था किला ए मुबारक, किला ए मुबारक, किला ए मुबारक। किला ए मुबारक को आप दिल्ली के लाल किला के नाम से जानते हो। ये लाल किला किला ए मुबारक का नाम ही है। ठीक, आप अगर दिल्ली जाओगे तो वहां पे आप जब लाल किले के अंदर जाओगे तो लाल किले के अंदर दो छोटे छोटे भवन हैं। ठीक, एक का नाम दीवाने आम है, एक का नाम दीवाने खास है। ठीक, ये एक्चुअल में उनका घर था। जो दिल्ली का लाल किला है, आगरा का लाल किला है, वो महल था, घर था। अब चूंकि वो सुरक्षात्मक दृष्टि से बनाया जाता है तो वो किले के समान बनाया जाता है, ताकि कोई जल्दी से हमला ना कर सके, सुरक्षा के लिए वो ठीक रहता है। ठीक, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज बनाई उसने, तख्त ए ताउस। तख्त ए ताउस, तख्त मतलब ताज, थ्रोन, इसको पीकॉक थ्रोन कहा जाता है। मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन। ठीक, तख्ते ताउस। एक बार तख्ते ताउस से क्वेश्चन पूछा था, एक बार नहीं कई बार इससे अलग अलग क्वेश्चन पूछा है। पहला तो पूछता है इसको कहां पे रखा जाता था, तो दो जगह थे, दीवाने आम दीवाने खास ऑप्शन था। तो याद रखिएगा, इस मयूर सिंहासन को हमेशा दीवाने आम में ही रखा जाता था। जब वो आम लोगों के साथ मिलता था तब उस तख्ते ताउस का वो प्रयोग किया करता था, दीवाने आम। ठीक, बाद में 1738 के आसपास नादिर शाह का आक्रमण होता है और वो तख्ते ताउस को उठा के ले जाता है अपने साथ ईरान। ठीक, इसी में ना वो था कोहिनूर, जो कोहिनूर हीरा था, कोहिनूर हीरा
वो कोहिनूर हीरा इसी सिंहासन के साथ ईरान चला जाता है। ठीक, मयूर सिंहासन। इसके अलावा नगीना मस्जिद, ये भी दिल्ली में है ना, मोती मस्जिद, और बहुत सारे काम करवाए उसने, सब नहीं लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद, ये सारा। ठीक, तो इतने सारी चीजें उसने बनवाई थी अपने समय में। पता ना, उसने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ यही सारा चीज किया, और अपने साम्राज्य की सारी संपत्ति को इसी में बहा दिया। मुगलों के पतन का एक प्रमुख कारण बना शाहजहां। क्यों? क्योंकि इसने अपने साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान नहीं दिया, अपने साम्राज्य को विस्तार कभी दिया ही नहीं। ठीक, कुछ ऐसा काम नहीं किया कि साम्राज्य और विस्तार करे, उल्टे जितने पैसे थे वो सारे खर्च कर दिया। इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनवाए, इतने महंगे स्ट्रक्चर, संगमरमर का पत्थर, सारा चीज, इतना खर्चा। बोला जाता है कि इसके जो पूरी इकोनॉमी थी ना, वो लगभग बह गई थी, और जब औरंगजेब के पास सत्ता आई तो पूरा खजाना खाली था। और इसलिए औरंगजेब ने इससे गुस्सा होकर के, अपने पिता से गुस्सा होकर के ना, उसको कहां डाल दिया था? जेल में। क्यों? क्योंकि उसने पूरा साम्राज्य का पैसा उड़ा दिया था, बर्बाद कर दिया था। इसके अलावा वो एक और महल बनाने वाला था, पता नहीं उसके पास कहां से पैसा आया था। ठीक, तो पूरे मुगल जो साम्राज्य की नींव इसने हिला के रखती थी इसके चक्कर में। खैर, अब 1657 1557 में, 1657 में, 1657 में ये पड़ गया बीमार। लंबे समय से अकेला था, मुमताज की मृत्यु हो चुकी थी और राजकाज में तमन लगता नहीं था, तो ये पड़ गया बीमार। और इसके बीमार पड़ने के बाद एक अफवाह फैल गई साम्राज्य में कि शाहजहां की हो गई मृत्यु। मरा नहीं था बेचारा, लेकिन मृत्यु की खबर फैल गई, झूठी खबर। और झूठी खबर आप पता ही है कितने तेजी से फैलती है। एक बार व्हाट्सएप में कर दो कुछ भी, डेफिनेटली वो आपको वापस सुबह तक मिल जाएगी। अगर आप ही एक फेक न्यूज क्रिएट करोगे ना, तो वो आपने एक अगर शुरू किया है तो वो फॉरवर्ड होते वो फिर आपके पास वापस आ जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि आप सक्सेस हो गए। यही चल रहा है आजकल। तो एक फेक न्यूज फैल गई थी कि इस समय उसकी मृत्यु हो गई है, और इसकी मृत्यु के बाद इसके चारों बेटे आपस में लड़ने लग गए। किसके लिए? साम्राज्य के लिए। लेकिन इसने अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित कर दिया था? औरंगजेब को नहीं किया था। अगर औरंगजेब को करता तो कोई दिक्कत ही नहीं था, दारा शिकोह को कर दिया था। और दारा शिकोह इतना मतलब शांत किस्म का आदमी था, उसको लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं आता था उतना। वो अपने आप में एकदम एलीट था। उसको ना लघु अकबर कहा जाता था, लगभग अकबर का प्रतिरूप, क्योंकि उसकी जो सोच थी ना वो इतनी मतलब सिंपल थी कि उसको तामझाम नहीं आता था ज्यादा। ठीक है, और एक राजा बनने के लिए ना उसकी जो दूरदृष्टिता थी ना वो भी नहीं थी। असल में राजा बनने के योग्य औरंगजेब ही था, दारा शिकोह नहीं था। लेकिन दारा शिकोह दिल का अच्छा था, वो सबके लिए टॉलरेंट तरीके से काम करता था, किसी दूसरे धर्म के लिए वो अपने में बैर नहीं रखता था। उस बहुत सारे हिंदू धर्म के ग्रंथों का उसने अनुवाद भी किया था, मैं आपको आगे बताऊंगा दारा शिकोह के बारे में। ठीक, अब देखिएगा, यहां पे दिल्ली, ये इधर पे मालवा, ये दक्षिण भारत, और यहां पे है बंगाल। ठीक, इसके जो प्रमुख 4 साम्राज्य थे, अरे हंसा मत करो मैप देख करके, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपल। पेपर में जाओगे ना मेंस लिखने तो यही होगा, वहां थोड़ी ऐसे डिजाइन बनाते रहोगे 1 घंटा तक। जो मिला एक हाथ में बना बना, खत्म, दोबारा चांस ही नहीं है। ठीक, यहां तो मिटा भी लेते हैं, वहां मिटाना नहीं है। तो यहां पे दिल्ली में कौन बैठा था? दारा शिकोह। ठीक, दिल्ली की गद्दी किसके पास? दारा शिकोह, है ना।
ये है मालवा, मालवा था मुराद के पास, ठीक। नीचे में औरंगजेब, ठीक। शाहजहां ने औरंगजेब को भेजा ही था दक्षिण भारत में, और इसलिए औरंगजेब ने अपनी पूरी जिंदगी दक्षिण भारत में ही बिता दी और पूरा बर्बाद हो गया। औरंगजेब की बर्बादी का कारण बना दक्षिण भारत, जब वो राजा बनेगा तब की बात है। जबरदस्ती उलझा रहा किससे, दक्षिण में। शिवाजी इसको पीटता रहा और ये पिटवाता रहा, और उसके बाद सब हाथ फूर के बोला कि तू राजा है। अंत में शिवाजी को राजा घोषित कर दिया इसने। इतना नाक में दम कर दिया शिवाजी ने, आगे देखेंगे उनके बारे में, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक। और यहां पे कौन, शाह सुजा, ठीक। अब चारों अलग अलग लड़ाई कहां के लिए, दिल्ली के लिए। दिल्ली पे किसका राज, दारा शिकोह। क्या गद्दी छोड़ देगा वो, नहीं छोड़ेगा। तो सबसे पहले इनके बीच उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो गई 1558 में, ठीक। 58 है, सुबह शायद में 57 बता दिया था ना, 58 कर लेना, ठीक। 58 उत्तराधिकार की लड़ाई, उत्तराधिकार की लड़ाई, उत्तराधिकार का युद्ध। इस बीच में 4 युद्ध हुए हैं मात्र 2 साल में, ठीक। 2-2, 3-3 महीने के आड़ में 4 युद्ध आपको देखने मिलेंगे। पहला, बहादुरपुर, पहली लड़ाई हुई बहादुरपुर की लड़ाई, बहादुरपुर का युद्ध। किसके किसके बीच, इधर दारा बैठा था, ठीक। दारा शिकोह का बेटा, दारा शिकोह का एक बेटा था जिसका नाम था शाह सुलेमान, शाह सुलेमान, शाह सुलेमान, दारा शिकोह का बेटा। और ये कौन, शाह सुजा। तो शाह सुजा की लड़ाई हुई किसके साथ, दारा शिकोह के साथ, मतलब उसके बेटे के साथ, ठीक। तो यहां पे पहला युद्ध हुआ बहादुरपुर का, शाह सुलेमान वर्सेस शाह सुजा। और इस युद्ध में दारा शिकोह की सेना को या फिर शाह सुलेमान की सेना को जीत हासिल हुई, ठीक। दूसरा युद्ध, घरमट, दूसरा युद्ध हुआ घरमट का युद्ध। घरमट, कहीं कहीं पे आपको ये ध लिखेगा, घरमट या धर्मट, दोनों लिख लेना, धर्मट या घरमट का युद्ध। अब यहां पे पहला युद्ध हुआ था शाह सुजा और दारा शिकोह के मध्य, जहां पे दारा शिकोह जीत चुका था। ऐसी कंडीशन में किसका पल्ला भारी था, दारा शिकोह का। औरंगजेब को ये बात पता थी, क्यों, क्योंकि दारा शिकोह के पास उसकी खुद की क्या थी, शाही सेना, जो मुगल साम्राज्य की खुद मुख्य सेना थी वो उसके हाथ में थी, और ऐसी कंडीशन में उसे जीतना बहुत मुश्किल था, ठीक। तो इसने क्या किया, औरंगजेब ने मुराद के साथ, अपने छोटे भाई मुराद के साथ गठबंधन किया, एक संधि किया, ठीक। और दोनों की सेना मिली और दोनों ने मिलकर के किस पे हमला कर दिया, दारा शिकोह पर, ठीक। तो यहां पे एक तरफ औरंगजेब, ठीक, उसका साथी कौन, मुराद, और इसके विरुद्ध कौन, शाही सेना बोलते हैं, या फिर उसको आप दारा शिकोह की सेना बोल सकते हो, ठीक। शाही सेना दारा शिकोह के पास थी, तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में दारा शिकोह की जगह शाही सेना लिख देगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक। तो औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित सेना ने यहां पे दारा शिकोह की शाही सेना को, जो शाही आर्मी थी, उसको पराजित कर दिया, हरा दिया, ठीक। लेकिन हारने के बाद दारा शिकोह वापस से कहां चला गया, दिल्ली, है ना, और अपनी गद्दी को बचा पाने में सफल हो गया, ठीक। मरा नहीं था ना, इसलिए। इसके बाद औरंगजेब ने वापस से कोशिश किया, फिर 2 महीने बाद, और इसके बीच में तीसरा युद्ध हुआ, सामूगढ़, ये निर्णायक था। सामूगढ़ में
हाँ जीत गया ना वो, सारे युद्ध में औरंगजेब ही जीतेगा, पहले वाले को छोड़कर, क्योंकि उसमें था ही नहीं। ठीक। तीसरा युद्ध हुआ सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़, सामूगढ़ का युद्ध भी सेम लोगों के बीच में हुआ। एक तरफ औरंगजेब और मुराद की सेना थी, और उसके अगेंस्ट में कौन था? शाही सेना, दारा शिकोह। ठीक। और इस युद्ध में भी किसकी विजय हो गई? औरंगजेब की विजय। इस युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब ने, इस युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब ने क्या किया? दिल्ली पर कब्जा और अपना राज्याभिषेक कराया। ठीक। देखो, ये हुआ 1658 में, 1658, ये भी 58 में हुआ। ठीक, ये भी 58 में हुआ, 1658 में, है ना। और 1658 में ही औरंगजेब ने अपना क्या कराया? राज्याभिषेक करवाया। ठीक, सामूगढ़ के युद्ध के बाद राज्याभिषेक। देखो एक बार ध्यान से समझो, दिल्ली में सूबेदार कौन? मालवा में सूबेदार कौन? दक्षिण भारत का सूबेदार, और बंगाल का शाह शुजा। उत्तराधिकार की लड़ाई, पहले जो पहली लड़ाई थी वो किसके किसके बीच हुई? बहादुरपुर की लड़ाई, शाह सुलेमान और शाह शुजा के बीच। शाह शुजा कौन? शाहजहां का बेटा। भाई उत्तराधिकार की लड़ाई किसके किसके बीच हो रही है? चारों बेटों के बीच हो रही है। अब बेटा लड़ रहा है, इसका मतलब थोड़ी कि बेटा लड़ेगा नहीं। ठीक, तो यहां पे सुलेमान कौन? दारा शिकोह का बेटा। और शाह शुजा कौन? शाहजहां का बेटा। दोनों के बीच में लड़ाई हुई। इस युद्ध में कौन जीता? सुलेमान जीता, मतलब दारा शिकोह जीता। ठीक। दूसरी लड़ाई हुई धर्मट का। धर्मट में किसकी जीत हुई? औरंगजेब और मुराद की जीत हुई। ठीक, इसके जस्ट बाद फिर सामूगढ़ का युद्ध हुआ, औरंगजेब इसमें भी विजयी हुआ, और इस युद्ध को जीतने के बाद उसने राज्याभिषेक किया। लेकिन राज्याभिषेक करने के बाद उसने क्या देखा? कि उसका पिता अभी जिंदा है। मरा कहां है वो तो अफवाह थी ना। जब वो पहुंचा, ठीक है, उसने देखा कि, क्योंकि सारे युद्ध 3-4 महीने में, 5 महीने में हो गए थे खत्म, लगभग 6 महीने में ये तीनों युद्ध खत्म हो गए थे। इस दरमियान किसी को भी इतना होश नहीं आया कि देखा जाए कि बाप कहां पे है, कहां पे दफनाए हैं उसको। किसी को होश ही नहीं है, सब लड़ने पे भिड़ गए। ठीक। और यहां पे फिर चौथा लड़ाई हुआ, देवगढ़। देवगढ़ का युद्ध ये हुआ था 1659 में, 1659, 1659, अगले साल। ठीक। इसी समय, मतलब 1658 में जब सामूगढ़ के युद्ध को जीत लिया और अपना राज्याभिषेक कराया, उसने देखा उसका पिता जो है उसका पूरा खजाना खाली कर चुका है, तो वो हो गया आग बबूला, और उसने अपने पिता को पकड़कर कहां भेज दिया? कालागार। वो भी कहां पे? आगरा में, जहां पे ताजमहल बनवाया था। ताजमहल के इधर जस्ट बाजू में आप देखोगे एक बड़ा सा बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग नहीं है, कारागार है। उसको औरंगजेब ने अपने पिता के लिए बनवाया था। बड़ा शौक था तुमको ताजमहल बनवाने का, अब यहीं रहो, खिड़की है वहां पे एक तो, देखते रहो। 8 साल उसको उसी किले में, उसी कारागार में कैद करके रखा, और 8 साल के बाद, मतलब 1666 में उसकी मृत्यु होगी कारागार में। ऐसी मौत किसी को ना दे, इसलिए बोलते हैं अपना बुढ़ापे का तैयारी करके रख लेना चाहिए, है ना, ऐसा किसी को दे देना नहीं चाहिए। चलिए, तो ये हुआ सामूगढ़। उसके बाद देवगढ़ का युद्ध हुआ 1659 में, और देवगढ़ के युद्ध के बाद पूरा पासा पलट दिया औरंगजेब ने। उसको पता था कि मेरे जितने भाई हैं ना, सब मुझे परेशान करेंगे, तो इसने सबसे पहले
दारा शिकोह को निपटाया। ठीक, आखिरी युद्ध में उसने सबसे पहले किसको मारा? दारा शिकोह। युद्ध को जीत लिया था, अब उसको कोई जरूरत नहीं थी किसी को मारने धारने की, लेकिन उसको पता था कि जब तक मैं अपने दुश्मनों को, मतलब अपने भाइयों को, अपने उत्तराधिकारी, अपने लोगों को खत्म नहीं करूंगा, ये लोग परेशान करते रहेंगे। तो इसने क्या किया? इसने मुराद को भी निपटा दिया, और फिर एक कौन बचा? शाह शुजा। तीनों भाइयों की हत्या करवा दी। इस युद्ध के बाद इसने अपने तीनों भाइयों की हत्या करा दी, दारा शिकोह को भी, मुराद की भी, और शाह शुजा की भी। अब उसको चुनौती देने वाला कोई नहीं था। ठीक, ऐसी कंडीशन एक राजा को स्टेबल करने के लिए जरूरी भी होती है। ये आपको देख के भले बुरा लगता होगा कि कैसा भाई था, मार दिया। नहीं मारता ना तो ये लोग उसको जीने नहीं देते, सही से काम करने नहीं देते। अशोक ने भी किया था ना, अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा था। अब हालांकि वो सिंगली साहित्य के अनुसार था, लेकिन फिर भी 99 को चलो नहीं भी मारा था तो 10 को तो मारा ही था, तो 10 भी कम होते। कितने सालों को भाइयों को मार दिया, इसने तो 3 को ही मारा बेचारा, कितना अच्छा है। ठीक, तो तीनों भाइयों को निपटाया और राजा बन गया ये। ठीक, अरे तो अपने शाहजहां क्या हुआ? सामूगढ़ के बाद वो 58 में कहा चला गया? कारागार। और कारागार में रहते रहते 1666 में 1666 में उसकी मृत्यु हो गई शाहजहां की। इसकी भी कब्र कहां पे है? ताजमहल। ठीक, कुछ दिन और बीमार नहीं पड़ता तो आपको एक नया काला वाला ताजमहल भी देखने को मिल जाता। ठीक, तो ज्यादा कुछ नहीं है शाहजहां के बारे में, कुछ स्ट्रक्चर बनाए थे वो याद रखना। ठीक, ये युद्ध पूछता है कौन कौन से किसके किसके बीच लड़ा गया, ये पूछता है बस, है ना, और बाकी कुछ नहीं पूछता। पुर्तगालियों से भी इसकी लड़ाई वड़ाई हुई थी, कोई मतलब का नहीं है, उतना डीप में नहीं पूछेगा। ठीक, चलिए, अब राजा कौन बन गया है? औरंगजेब। ठीक, औरंगजेब मुगल साम्राज्य को खत्म करने का सबसे बड़ा उत्तरदायी, मतलब उसी की गलती माना जाता है। जैसा माहौल अकबर, उसके बेटे जहांगीर, उसके बेटे शाहजहां ने बनाया था, सबसे मित्रतापूर्वक संबंध, उस सारे संबंधों को तार तार कर दिया औरंगजेब। इसने किसी की परवाह नहीं की। हालांकि इसका साम्राज्य पूरे मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा साम्राज्य था। क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखोगे एरिया वाइज, तो इसका जो साम्राज्य था वो पूरा मतलब अकबर से भी ज्यादा बड़ा था। ठीक, इसने हालांकि अकबर ने कंधार और काबुल को जीता था, लेकिन औरंगजेब उसने उधर का भी ट्राई नहीं किया। इसने नॉर्थ ईस्ट को जीता, सिक्किम तरफ को पूरा जीत लिया था इसने। ऐसे करके इसका जो साम्राज्य था, और दक्षिण भारत भी था, तो इसका साम्राज्य काफी बड़ा था। तो औरंगजेब का जो साम्राज्य था वो पूरे मुगल काल में सबसे बड़ा था। वो अपन कल देखेंगे इसके बारे में। ठीक, और ये भी देखेंगे कि कैसे औरंगजेब की गलतियों के कारण मुगल जो थे वो उनके बाद के जो आने वाले जो राजा थे ना, उनको कोई मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ औरंगजेब की नीतियों से। इसने राजपूतों को अपना शत्रु बना लिया, इसको बड़ी मुश्किल से अकबर ने अपना मित्र बनाया था, है ना। मराठों से इसने सीधे सीधे टक्कर लिया और मराठों से जीत ही नहीं पाया। दक्षिण भारत के चक्कर में पूरा बर्बाद हो गया। तो कुछ कुछ इसकी नीतियां ऐसी थी जिसने आगे चल करके मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। ये केवल ये ना अपने नींव को हिलाया था, और पूरे भवन को गिराने वाले इसके बाद वाले थे, क्योंकि इसके बाद जितने भी राजा हुए वो कोई भी योग्य नहीं आए, एक से एक, मतलब एक से एक थे। उनका नाम सुनोगे ना आप, जैसे एक का नाम था फर्रुखसियार, ठीक है, उसको घृणित कायर कहा जाता था, घृणित कायर। एक का नाम था रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह नाम था, रोशन अख्तर, उसकी उपाधि थी रंगीला बादशाह। एक का नाम था शाह बेखबर, ऐसा ऐसा शाह, ऐसा राजा जिसको अपने साम्राज्य की कोई खबर नहीं। ऐसे ऐसे राजा यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो कल के लिए तैयार रहो, आगे देखते हैं औरंगजेब के बारे में। आज के लिए इतना ही, चलिए, थैंक यू।